जाता है। तो भाषा के विकास का ये एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव आपके सामने काल यहाँ पर होता है। भाषा का विकास पूरी तरीके से आनुवंशिकता पर निर्भर है, आनुवंशिकता पर भी निर्भर है और आपका वातावरण के ऊपर भी निर्भर है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के ऊपर निर्भर होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक को सही माना है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर तौर पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर है। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पर बात की जा रही है वो भाषा के सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील की यहाँ पर बात की जा रही है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, गलत। विकास व्यवस्थित होता है, यानी कि विकास ऑर्डर में यहाँ पर चलता है। जैसा आपका शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था यहाँ पर होगा, ऑर्डर में चलता है। और अनप्रेडिक्टेबल की जगह प्रेडिक्टेबल यहाँ पर होता है, यानी कि विकास का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ आंसर इसमें फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्या? फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है, 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है, उसमें आप लोग अपनी अच्छी भाषा का यूज करिए, क्योंकि बच्चा उसी को तो अनुकरण करके कॉपी करके यहाँ पर सीख रहा होता है। तो शुरुआत में जो बच्चा सीखता है चीजों को, वो अनुकरण यानी कि कॉपी करके, नकल करके, यानी कि इमिटेशन करके यहाँ पर सीखता है। ठीक है, तो जैसा आपकी मातृभाषा होती है उसको कॉपी करके सीख लेगा, संगीत होगी उसको कॉपी करके सीख लेगा, आजकल मोबाइल में देखकर करता है, कला को कर लेगा, कोई शारीरिक कौशल सीखेगा, कोई ऑब्जर्वर बनेगा, पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, यानी कि नकल ज्यादा बच्चा करता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का यहाँ पर बच्चा होता है, इसलिए बड़ी सेंसिटिव स्टेज इसको यहाँ पर माना जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है, जेटेट की क्लास लगा दीजिए सर यूट्यूब पर। भाई अभी यूपीटेट वालों का एग्जाम होने वाला है 2, 3, 4 का, कल उनके लिए 12 बजे भी क्लास है। तो जितने भी यूपीटेट के कैंडिडेट है और या जेटेट के भी कैंडिडेट है, इनफैक्ट सीटेट वाले भी कैंडिडेट है, 12 बजे वाली क्लास में कल केक भी काटा जाएगा। तो कल ठीक 12 बजे भाई आप लोग आ जाना, क्योंकि केक भी कल भाई काटा जाएगा। और मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर केक काटूं। तो सीटेट वाले हो, यूपी टेट वाले हो, झारखंड टेट वाले हो, हरियाणा टेट वाले हो, कोई भी हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम वाले हो, तो कल ठीक 12 बजे आ जाना। हम और आप मिलकर आपके सामने केक काटेंगे और जो भी आपको गिफ्ट देने होंगे वो गिफ्ट मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नजर डालते हैं। तैयार हो कल के 12 बजे आने के लिए? कितने लोग तैयार है 12 बजे आने के लिए? हाथ खड़े करो जल्दी से। ठीक है, देखिए अजरसन अभिकथन आपके सामने आ गया। क्या कहता है? ये कहता है कि खराब लेखन क्षमता यानी कि जो राइटिंग की जो एबिलिटी है वो आपके सामने खराब है, पुअर है, यानी कि लिखने की जो क्षमता है वो खराब है। तो खराब लेखन वाले क्षमता वाले जो छात्र होते हैं उनको अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से यानी कि इंटेलेक्चुअल रूप से उनको अक्षम माना जाता है। कैसा? इंटेलेक्चुअल तौर पर उनको डिसेबल यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इसके रूप में चित्रित किया जाता है। कितनी गलत बात यार यहाँ पर कही हुई है। मेरी राइटिंग खुद खराब है, तो यहाँ पर कहा हुआ है कि खराब लेखन क्षमता, तो मेरी खुद की लेखन क्षमता खराब है, तो क्या मैं बौद्धिक तौर पर, इंटेलेक्चुअल तौर पर मैं बेकार हूँ क्या? इस वाली बात को आप खुद बताइए। आपने डॉक्टर की राइटिंग देखी है? डॉक्टर कैसा घसीटा मारते हैं, डॉक्टर के अलावा और केमिस्ट के अलावा कोई नहीं समझ पाता। अब क्या वो भी इंटेलेक्चुअल तौर पर वो भी खराब है यहाँ पर? लेकिन एक अध्यापक क्या सोच रहा है, भाई जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वही समझदार यहाँ पर होगा। क्या सोच रहा है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे की राइटिंग खराब है तो टीचर क्या सोच रही है, इसके अंदर बुद्धि कम है, समझ कम है, बौद्धिक तौर पर यानी कि समझ का लेवल इसका कम है, और जिसकी राइटिंग अच्छी है ये है बच्चा टैलेंटेड, इसके अंदर पोटेंशियल है, ये है टैलेंटेड बच्चा यहाँ पर। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे मैं हो गया, मेरे अलावा बाकी जितने डॉक्टर हो गए जो अपनी घसीटा माल लेखन यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग तो यार हम बेबुद्धि के हो गए, इंटेलेक्चुअल तौर पर हमारे अंदर बुद्धि नहीं है फिर इसका मतलब तो। लेकिन एक टीचर मान लीजिए ऐसी चीज को यहाँ पर रखता है, चित्रित करता है, तो क्या सही है गलत है? आपके सचिन सर को कह रहा है इंटेलेक्चुअल तौर पर कम है, डॉक्टर को कह रहा है इंटेलेक्चुअल तौर पर कम है, और आप में से जिसकी भी राइटिंग खराब है उसका कह रहा है कि बुद्धि कम है। हम तो नहीं मानेंगे इसको। अभिकथन यानी कि अजरसन यहाँ पर आपके सामने गलत हो गया। अब देखिए रीजन यानी कि कारण क्या दिया हुआ है कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। टीचर्स में क्या होते हैं? अंदर छुपे पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे बहुत से टीचर क्या काम करते हैं, लड़कियां पढ़ने में सही नहीं होती, लड़के पढ़ने में ज्यादा अच्छे होते हैं। ये जिनकी राइटिंग खराब होती है ना, ये ज्यादा समझदार नहीं होते, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है वो ज्यादा समझदार होते हैं। देखिए अच्छी राइटिंग का प्रभाव पड़ता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। जितनी आपकी अच्छी राइटिंग होगी उतना आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके लेखन के ऊपर, आपकी रीडिंग के ऊपर, आपके लर्निंग यानी कि अधिगम के ऊपर, सब पर प्रभाव पड़ेगा, नो डाउट पड़ता है। लेकिन जिसकी राइटिंग खराब है उसको बौद्धिक तौर पर नासमझ तो नहीं मानना है आपको। तो शिक्षकों में पूर्वाग्रह होते हैं, ये बायस होते हैं, ये पक्षपात यहाँ पर होता है। ठीक है,
और छात्रों के सीखने के व्यवहार में जो धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को भी प्रभावित करता है, नेगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। अगर कोई टीचर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर करता है, क्या कोई टीचर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर करता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया, जिसकी राइटिंग बेकार हो, जिसकी राइटिंग ठीक हो, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये तो हमारा ठीक हो गया ना, तो एक सही हो गया। आप लोग सबसे ज्यादा किसके साथ जा रहे हो? दोनों गलत नहीं हो जाएंगे भाई, एक बार दोबारा नजर डालिए। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं, छात्रों के सीख नहीं, सारे शिक्षकों के बारे में पूर्वाग्रह नहीं होते। तो भाई आप लोग जो जा रहे हो यहाँ पर सेकंड के साथ, यहाँ पर जो जा रहे हो सेकंड के साथ नहीं जाना। देखो, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। देखो यार, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये बात कही तो गलत है, लेकिन कुछ टीचर्स इस वाले काम को यहाँ पर करते हैं। ध्यान से समझना दोबारा क्वेश्चन को, मैंने भी कट मार दिया उसके ऊपर। जिनकी खराब राइटिंग होती है, ऐसे छात्र को, ये लिखा है ना शब्द अक्सर, कि कभी कभी जिसकी खराब राइटिंग होती है, कभी कभी कुछ टीचर ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं कि वो बौद्धिक रूप से डिसेबल्ड है, यानी कि अक्षम के रूप में उनको चित्रित किया जाता है। तो भाई ये वाली बात ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है कि कभी कभी अक्सर कहा जाता है उनको। तो यहाँ पर आपके सामने सही बात कही गई है कि कुछ टीचर ऐसी बात मान लेते हैं, जबकि सभी टीचर ऐसी बात नहीं मानते। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था, एक शब्द ने पूरा खेल बदल दिया, ठीक है। इसलिए मैं सोचूं आप लोगों का आंसर इसके साथ क्यों गया। दूसरा आप कारण पढ़ते हैं कि शिक्षकों में पूर्वाग्रह होते हैं, हर टीचर में पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक कहता है कि भाई लड़के समझदार होते हैं, लड़कों को ज्यादा पढ़ाऊंगा, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ टीचर क्या काम कहते हैं, यार लड़कियों का गणित कमजोर होता है तो लड़के गणित में अच्छे होते हैं, उनको यहाँ पर कराऊंगा। कुछ टीचर सोचते हैं कि यार जो लड़के होते हैं ना, उनसे कला आर्ट का काम नहीं होता, लड़कियों में आर्ट का यहाँ पर काम होता है। कुछ टीचर सोचते हैं कि भाई इनकी राइटिंग खराब होती है, वो इंटेलेक्चुअल तौर पर यहाँ पर ज्यादा समझ नहीं रखते। तो टीचरों में इस प्रकार के पूर्वाग्रह होते हैं, सही बात है। और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्र के विकास को कैसे प्रभावित करता है, नेगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। तो भाई ये भी ठीक है, और दोनों के बीच संबंध आ रहा है, और दोनों के बीच संबंध ये आ रहा है कि दोनों के बीच संबंध है कि जो टीचर है, अगर वो पूर्वाग्रही है, अगर वो बाय से पक्षपात करता है, और पक्षपात इस बात पर पक्षपात कर दिया कि किसी की खराब राइटिंग है, तो भाई बौद्धिक रूप से उसके अंदर थोड़ी समझ यहाँ पर कम है। तो फ्रेंड्स दोनों बात यहाँ पर सही कही गई है, और इसकी सही व्याख्या भी कही गई है। तो आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या थर्ड आंसर सही हो जाएगा? सैलरी 35,000 रुपए, वो भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ना ट्रैफिक का स्ट्रेस, ना लेट नाइट। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या थर्ड आंसर सही हो जाएगा? देखो ध्यान से पढ़ना, जितना आपको समझाया पता है सब चीज ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि कभी कभी, अक्सर कुछ टीचर, सभी टीचर्स की बात नहीं की जा रही, कभी कभी कुछ टीचर ऐसा काम करते हैं, और करते हैं भाई कुछ टीचर ऐसा काम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बात उन कुछ टीचर्स के बारे में कही जा रही है, अक्सर जो यहाँ पर ऐसे टीचर काम करते हैं सिर्फ उन टीचर्स के बारे में की जा रही है। तो दोनों बात ठीक की जा रही है, दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध भी बताया जा रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नजर डालते हैं। सर केक खाने को कैसे मिलेगा? इस कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब केक किसी को नहीं मिलेगा। यार ऑनलाइन केक कटेगा तो कैसे दूं भाई आपको? जैसे मान लीजिए ऑनलाइन केक कटेगा तो कैसे दूं? कैमरे के ऊपर दे दूं? बताओ कैसे दूं केक? आप बताइए कि कैसे केक चाहिए। मान लो कल 12 बजे क्लास होगी, कल 12 बजे केक कटेगा, तो कैसे केक खिलाऊं आपको, जरा आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि समकालीन समय में, यानी कि वर्तमान समय में, हालांकि कुछ जो अभी थोड़ा सा समय पीछे गुजरा है वो समकालीन समय में, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी आपके सामने टाइम है, ठीक है। तो समकालीन समय में जो जेंडर का विकास होता है, जेंडर का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आज की क्या विचारधारा है किसी जेंडर के डेवलपमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो जेंडर है, एक तो आपके सामने हो गया मेल, एक तो आपके सामने यहाँ पर हो गया मेल, एक आपके सामने यहाँ पर हो गया फीमेल, यहाँ पर हो गया। इनका विकास करना है, इनका डेवलपमेंट करना है। तो आज के युग में कौन सा आपका तरीका यहाँ पर सही है? पहला, कि जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जो जेंडर है वो विशुद्ध रूप से पूरी तरीके से निर्धारित होता है। यानी कि भाई जन्म के समय मान लीजिए कोई लड़का बनेगा, लड़की बनेगा। क्या जन्म के समय मान लीजिए कोई लड़का बनता है या लड़की बनता है, तो जो जन्म के समय किसी व्यक्ति की रचना होती है, चाहे वो लड़के की होती है लड़की की होती है, उसके द्वारा जेंडर पूरी तरीके से निर्धारित हो जाता है कि भाई लड़का है तो ये इस प्रकार के कार्य करेगा, लड़की है तो ये वाले यहाँ पर कार्य करेगी। ये पहले की कुछ धारणा यहाँ पर होती थी। आज की धारणा ये है कि लड़का भी कुछ भी काम कर सकता है, लड़की भी कुछ भी कर सकती है। कुछ काम ऐसे होते हैं लड़के भी नहीं कर सकते, लड़कियां भी नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को बराबर आंका जाता है आज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है।
दूसरा कहता है कि जो जेंडर होता है द्विवर्ग यहाँ पर होता है, यानी कि जेंडर के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं बस। कौन कौन से? या तो वो व्यक्ति होगा जो पुरुष होता है, या फिर वो महिला होगी। ठीक है, तो व्यक्ति या तो पुरुष होगा या महिला होगी। तो भाई आज तो आजकल तो एक और जेंडर आपको देखने को मिलता है, वो है आपके सामने ट्रांसजेंडर। और देखिए, मेल और फीमेल के अलावा जो ट्रांसजेंडर यहाँ पर होते हैं उनके भी अधिकारों की बात, हकों की बात यहाँ पर की जाती है। और ट्रांसजेंडर भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमारे देश के अंदर कार्यरत है, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो खाली दो वर्ग नहीं होते, मेल और फीमेल, एक ट्रांसजेंडर भी यहाँ पर होता है। तो ये भी पहले की धारणा थी जो कि गलत है। तीसरा कहता है कि जो जेंडर पहचान होती है, जेंडर आइडेंटिटी होती है कि भाई मैं लड़का हूं तो मैं ऐसा काम करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं लड़की हूं तो मैं ये काम करूंगी, ये नहीं करूंगी। तो जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो जेंडर की पहचान होती है वो होती है समाज द्वारा। किसके द्वारा? समाज द्वारा और संस्कृति के द्वारा। क्या? वो होती है समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा यहाँ पर प्रभावित होती है। देखिए, कुछ समाज और संस्कृति के अंदर लड़कियों से काम नहीं करवाते, बाहर के खेतों के काम नहीं करवाते। ठीक है, मान लीजिए आप लोग किस समाज संस्कृति से हो, क्या आपके घर वालों ने खेतों में आपसे काम करवाया? लेकिन कुछ समाज और कुछ संस्कृति ऐसी है जो लड़कियों से भी खेतों के काम करवाते हैं यहाँ पर। तो हर समाज और संस्कृति के अंदर जेंडर के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आजकल जो नया सिद्धांत है, जो समकालीन सिद्धांत है, जो बिल्कुल लेटेस्ट सिद्धांत है या विचारधारा है, वो ये कहती है आपके सामने कि जो जेंडर होता है वो समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। जो बात समाज और संस्कृति कह देंगे उसी के हिसाब से जेंडर चलता है। इसलिए सीटेट के सिलेबस में दिया रहता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर को एक सामाजिक संरचना यहाँ पर माना जाता है। तो आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। जेंडर पहचान जो होती है वो सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन से प्रभावित नहीं होती, गलत है। सामाजिकरण से प्रभावित होती है, समाज और संस्कृति से प्रभावित होती है। तो थर्ड आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। क्या? आंसर नंबर थर्ड आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। तो थर्ड के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, सर आज भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में। ठीक है भाई, चलो धीरे धीरे करके चीजें खत्म होती है, एकदम कभी नहीं होने की। मान लीजिए कोई कुप्रथा है, कोई गलत प्रथा है, वो धीरे धीरे करके खत्म होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात करी लाइक दहेज प्रथा, तो धीरे धीरे करके खत्म होगी, एकदम कभी खत्म नहीं होगी। जैसे सती प्रथा चलती थी, उसको धीरे धीरे करके जल्दी से पूरे समाज के अंदर खत्म करा दिया गया। अब कहीं सती प्रथा नहीं होती। ठीक है, तो इसको खत्म करने की जिम्मेदारी समाज की होती है। समाज इसको खत्म करेगा, जितना जल्दी खत्म कर सके वो सही रहेगा। ठीक है, इसलिए भेदभाव को खत्म भी करना चाहिए जो हो रहा है धीरे धीरे। लड़कियों को भी समान अधिकार अब मिलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांत, जो आपके अंदर अपने सिद्धांत है उसके साथ कोलबर्ग की जो अवस्थाएं है उसका सही सुमेलित यहाँ पर युग्म कौन सा है? अच्छा, कोलबर्ग की अवस्था यहाँ पर पूछ ली। देखिए, कोलबर्ग के 3 लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती, जो मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बताया था। कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चा नैतिकता समाज के हिसाब से दिखाता है। ठीक है, जैसे समाज में अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की रहती है उसके अंदर इच्छा, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर यानी कि समाज के नियम और कायदे कानून को मानता है। तो ये कन्वेंशनल लेवल के अंदर। अब आज हम बात करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कौन सी? आज हम बात करेंगे आपके सामने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे। किसकी? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की। आप लगता है खुद से उसको तर्क वितर्क करके जो चीज सही लगती है उसको यहाँ पर मानता है बच्चा। जैसे इसकी भी 2 अवस्थाएं होती है, एक होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन वाली अवस्था, एक होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत वाली अवस्था। अब देखिए, कन्वेंशनल लेवल जो इससे पहले का लेवल था उसमें बच्चा समाज की सुनता है, सिर्फ अपनी नहीं सुनता। लेकिन इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था के अंदर यहाँ पर बच्चा होता है, इसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि मान